अगर कल्पना की जाए कि एक बहुत बड़े से कमरे में ना लगभग 20 लाख मौजें बिखरे पड़े हैं। बाप रे, 20 लाख मौजे! ये तो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और चुनौती यह है कि इनमें से कोई एक ऐसा मौजा ढूंढना है जिसका जोड़ा वहां पहले से मौजूद हो। मतलब अगर कोई एक एक मौजे को उठाकर बाकी के 19 लाख मौजों से मिलाने बैठे तो शायद हफ्ते या महीने लग जाएंगे। एकदम सही कहा। और जब हम आज के आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करते हैं ना, जो मतलब हर सेकंड हजारों लेन देन संभाल रहे हैं। हाँ, वहां तो ऐसे एक एक करके चीजों को मिलाने का मतलब है कि पूरा सिस्टम ही धड़ाम से क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो इसी दिलचस्प पहेली पर आधारित है। हमारे पास जो आज के सोर्स नोट्स हैं वो डुप्लीकेट का पता लगाने वाले एल्गोरिदम यानी डुप्लीकेट डिटेक्शन एल्गोरिदम पर है। इसमें कुछ बहुत ही शानदार टेक्निकल नोट्स दिए गए हैं। और हमारा मिशन आज यही है कि इस जटिल से लगने वाले कोड को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ा जाए। हाँ, ताकि ये समझ आ सके कि एक सिस्टम इतने बड़े डेटा के पहाड़ में डुप्लीकेट आइटम्स को बिना थके कैसे पहचान लेता है। देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है। जब बड़े स्तर पर जानकारी को सहेजने की बात आती है ना, तो डेटा की शुद्धता सबसे बड़ा मुद्दा होती है। सही बात है। एक ही जानकारी अगर 2 बार आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। सोर्स नोट्स में इस समस्या को कंटेन्स डुप्लीकेट लेवल 2 का नाम दिया गया है। मतलब ये कोई आम सी शुरुआती कोडिंग की चुनौती नहीं है। हाँ, ये एक असली दुनिया की समस्या है। तो सोर्स में ना इस समस्या की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताई गई है। वो नम्स वाले एरे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इसमें नम्स नाम के एक इंटीजर एरे की बात की गई है। मतलब अगर तकनीकी शब्दों को छोड़ दें तो ये बस संख्याओं की एक लंबी सी लिस्ट है। और नियम बड़ा सीधा सा है ना? बिल्कुल। नियम ये है कि अगर इस लिस्ट में कोई भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कम से कम 2 बार आती है तो सिस्टम को नतीजे में ट्रू बताना है। और अगर लिस्ट की हर संख्या एकदम अलग और अनोखी है तो फॉल्स रिटर्न करना है। हाँ, और यहीं पर वो सीवीएस रिक्वायरमेंट वाली बात आती है जो सोर्स में दी गई है। ये चीज इस चुनौती को एक सीधा व्यावसायिक रूप दे देती है। सही कहा। सीवीएस सिस्टम्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ी इन्वेंट्री को संभालते हैं। उनके पास आइटम्स की एक विशाल लिस्ट होती है। अच्छा, तो सोर्स ये साफ कहता है कि अगर लिस्ट में समान आईडी पहले से मौजूद है तो इस डुप्लीकेट फ्लैग को ट्रू करना ही होगा। बिल्कुल, ये नियम तो सिस्टम की नींव है। इस सीवीएस वाली बात को समझने के लिए क्या हम इसे किसी बहुत बड़े गोदाम या वेयरहाउस के इन्वेंट्री सिस्टम की तरह देख सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जैसे मान लीजिए गोदाम में लाखों सामान रखे हैं और हर सामान का अपना एक यूनिक आईडी है। तो सिस्टम बस ये पक्का करना चाहता है कि कोई भी टीवी या फ्रिज गलती से 2 बार तो दर्ज नहीं हो गया। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रजिस्टर में 2 टीवी दिखेंगे जबकि असल में गोदाम में एक ही होगा। ये वेयरहाउस का उदाहरण मूल विचार को तो बहुत अच्छे से पकड़ता है, लेकिन इसे आज के ई-कॉमर्स के नजरिए से भी थोड़ा देखना होगा। अच्छा, वो कैसे? मतलब एक साधारण गोदाम का रजिस्टर तो बहुत धीमे काम करता है, लेकिन एक ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कल्पना करनी होगी जहां हर सेकंड दसियों हजार नए आइटम्स जुड़ रहे हैं। बाप रे, दसियों हजार! हाँ, इतने विशाल स्तर पर अगर सिस्टम एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ये पता नहीं लगा पाए कि आईडी पहले आ चुकी है या नहीं, तो पूरा सप्लाई चेन गड़बड़ा सकता है। ओहो, मतलब ग्राहकों के पैसे 2 बार कट सकते हैं या एक ही ऑर्डर 2 बार शिप हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए ये इस डुप्लीकेट फ्लैग सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी नहीं है, ये सिस्टम को किसी बड़ी आपदा से बचाने वाला कवच है। इस खतरे को देखते हुए ना सोर्स में दिए गए उदाहरणों पर गौर करना काफी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, वो जो 2 बेसिक उदाहरण दिए हैं। बिल्कुल। पहला उदाहरण है एक छोटी सी लिस्ट, 1, 2, 3 और फिर से 3। तो क्योंकि 3 एक से ज्यादा बार आ गया, इसलिए इसका आउटपुट सीधा ट्रू हो गया। और दूसरा उदाहरण है जहां डेटा एकदम साफ है। लिस्ट है 1, 2, 3, 4। यहाँ सब कुछ यूनिक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो आउटपुट फॉल्स है। बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। हाँ, लेकिन एक बात सोचिए, जब हम इन छोटे नंबर्स को देखते हैं ना, तो हमारी आंखें तुरंत बता देती हैं कि अरे हाँ, 3 2 बार आया है। बिल्कुल, हमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर कंप्यूटर के पास तो ऐसी आंखें नहीं होती। उसे तो एक पक्की प्रक्रिया चाहिए। अगर ये लिस्ट 4 नंबर्स की बजाय 4 लाख नंबर्स की हो
तो मशीन इसे कैसे करेगी? यही तो असली चुनौती है। क्या वो पहले नंबर को उठाएगी और फिर बाकी के 3,99,000 नंबर से मिलाकर देखेगी? मशीन के काम करने का ये सबसे सीधा तरीका है, जिसे कंप्यूटर विज्ञान में ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। पर यह सबसे खराब तरीका भी है। खराब क्यों? क्योंकि अगर कंप्यूटर हर एक नंबर को दूसरे से मिलाने बैठ गया ना, तो 4 लाख नंबर्स के लिए उसे लगभग 80 अरब बार तुलना करनी पड़ेगी। वाओ, 80 अरब बार? हाँ, आजकल के प्रोसेसर तेज जरूर हैं, लेकिन अगर हर रिक्वेस्ट के लिए 80 अरब गणनाएं करनी पड़े तो सिस्टम बस कुछ ही मिनटों में बैठ जाएगा। मतलब वो भयानक तरीके से क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। बड़े डेटा के सामने ये सीधा तरीका पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि वो एक एक करके जांचने वाली मोजो की पहेली कंप्यूटर के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। 100%। तो फिर इस विशाल डेटा में बिना समय बर्बाद किए डुप्लीकेट का पता कैसे लगाया जाता है? सोर्स में ना इसका एक बहुत ही बेहतरीन समाधान दिया गया है। हाँ, वो हैश सेट वाला जो कोड है। बिल्कुल, जावा क्लास सॉल्यूशन में हैश सेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम कोड में सीन नंबर रखा गया है। ऐसा लगता है कि यही वो जादू है जो कंप्यूटर को 80 अरब बार तुलना करने से बचाता है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये मतलब गणित और डेटा संरचना का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। अच्छा। हेडसेट को ना सिर्फ एक लिस्ट समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये कंप्यूटर की एक खास तरह की याददाश्त है। इसे समझने के लिए क्या हम वो एनालॉजी ले सकते हैं जिसमें किसी क्लब के दरवाजे पर एक गेटकीपर खड़ा है? कौन सी एनालॉजी, जरा बताइए। जैसे मान लीजिए गेटकीपर के हाथ में खाली रजिस्टर है, यही रजिस्टर है हमारा सीन नंबर है। अब जैसे ही कोई मेहमान आता है, गेटकीपर रजिस्टर में चेक करता है कि क्या ये नाम पहले से दर्ज है। अगर है तो वो उसे वहीं पकड़ लेता है कि भाई तुम डुप्लीकेट हो। अच्छा, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये गेटकीपर वाली एनालॉजी सुनने में अच्छी जरूर लगती है, पर इसमें एक तकनीकी गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़ है? सोचिए, अगर उस गेटकीपर के रजिस्टर में पहले से ही 5 लाख नाम दर्ज हो चुके हैं और अब एक नया मेहमान आता है, तो गेटकीपर को क्या करना होगा? उसे ये देखने के लिए कि वो नया नाम है या नहीं, उन 5 लाख नामों के पन्ने पलटने पड़ेंगे ना। अरे हाँ। तो ये तो फिर से वही ब्रूट फोर्स वाला धीमा काम हो गया। पन्ने पलटने में तो टाइम लगेगा ही। हैशसेट ऐसे काम नहीं करता। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये एक बहुत ही अहम सुधार है। अगर पन्ने पलटने पड़ रहे हैं तो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। तो फिर हैशसेट के काम करने का असली तरीका क्या है? देखिए, हैशसेट की असली ताकत हैशिंग नाम की एक प्रक्रिया में है। गेटकीपर और रजिस्टर की बजाय ना एक बहुत बड़े लॉकर रूम की कल्पना करनी होगी। ओके, लॉकर रूम। हाँ, जिसमें लाखों लॉकर्स हैं और हर लॉकर का एक नंबर है। जब कोई आइटम, मान लीजिए नंबर 543 आता है, तो सिस्टम किसी रजिस्टर के पन्ने नहीं पलटता। तो फिर वो क्या करता है? वो इस नंबर को एक खास गणितीय फॉर्मूले में डालता है, जिसे हैश फंक्शन कहते हैं। मतलब वो नंबर खुद ही अपने लिए एक जगह तय कर रहा है। एकदम सटीक। वो हैश फंक्शन तुरंत एक जवाब देता है। मान लीजिए फॉर्मूला बताता है कि नंबर 543 के लिए लॉकर नंबर 89 तय है। वाह, तो उसे लाखों लॉकर्स देखने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो सीधा 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में लॉकर नंबर 89 पर जाता है। अगर लॉकर खाली है तो मतलब वो नंबर पहली बार आया है और सिस्टम उसे वहां रख देता है। ये तो बहुत ही शानदार है। आइटम की पहचान ही उसका पता बन जाती है। यही हैशिंग का मूल सिद्धांत है। और अब सोचिए, कुछ देर बाद वही नंबर दोबारा आ जाता है। सिस्टम फिर से उसे उसी फॉर्मूले में डालेगा। फॉर्मूला फिर से वही लॉकर नंबर 89 बताएगा। और इस बार जब वो लॉकर खोलेगा तो वो भरा हुआ मिलेगा। बिल्कुल, बिना किसी को खंगाले, बिना कोई पन्ना पलटे, उसी पल पता चल जाएगा कि ये एक डुप्लीकेट है। अरे वाह, इस तरह से वो 80 अरब तुलनाओं का पहाड़ पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। मतलब चाहे 10 आइटम हो या 10 करोड़, सिस्टम को ढूंढने में हमेशा एक समान टाइम लगेगा। सही कहा। इसे कंप्यूटर विज्ञान में कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। अब इस लॉकर रूम की एनालॉजी के बाद अगर हम सोर्स के कोड लॉजिक को देखें ना, तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, वो जो फॉर लूप वाला हिस्सा है। बिल्कुल, कोड एक फॉर लूप चलाता है जो लिस्ट के हर नंबर को एक एक करके उठाता है। हाँ, मतलब इफ सीन नंबर डॉट कंटेन्स नम, और अगर वो वहां मौजूद होता है तो सिस्टम वहीं पर काम रोककर ट्रू रिटर्न कर देता है। और यहाँ पर इस तुरंत काम रोक देने की रणनीति पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो क्यों? इसे अर्ली एग्जिट तकनीक कहा जाता है।
मान लीजिए 4 लाख नंबर्स की लिस्ट है और डुप्लीकेट हमें तीसरे नंबर पर ही मिल गया। अच्छा, ले तब वो लूप के बिल्कुल बाहर आकर शांति से फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब सारे आइटम्स यूनिक हैं। ये विश्लेषण ना इस बात को गहराई से साबित करता है कि कैसे एक सही तकनीक मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकती है। जो लोग डेटा पर काम करते हैं उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि सिर्फ काम करना काफी नहीं है, किस कुशलता से काम हो रहा है, असली बात वो है। सही कहा। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा सवाल आ रहा है। अच्छा, क्या सवाल है? हमने ये तो देख लिया कि हैश सेट टाइम बचाने में एकदम चैंपियन है, वो तुरंत लॉकर ढूंढ लेता है। लेकिन वो हर नए आइटम को एक लॉकर में जमा भी तो कर रहा है। मतलब ये सीन नंबर वाली याददाश्त लगातार डेटा से भरती जा रही है। अरे वाह, ये आपने एक बहुत ही गंभीर चुनौती की तरफ इशारा किया है। इसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। वही ना, सोचने वाली बात यह है कि अगर डेटा इतना ज्यादा हो जाए कि सिस्टम के पास नए लॉकर्स बनाने के लिए मेमोरी ही ना बचे, तब क्या होगा? हम टाइम तो बचा रहे हैं पर मेमोरी भरते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है कंप्यूटर साइंस में। तो क्या कोई ऐसी भी तरकीब हो सकती है जिसमें बिना ये अलग से लिस्ट बनाए या विशाल याददाश्त घेरे ही हम डुप्लीकेट का पता लगा सकें? ये समय और जगह के बीच का एक ऐसा संघर्ष है जिस पर बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां आज भी काम कर रही हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। और इसी विचार में डालने वाले सवाल के साथ हम अपनी इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।